नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उनके खुश होने के लिए कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुश हुए जा रहे थे। उनको लग रहा था कि भाई हमने तो कंटेम्प्ट का नोटिस सर्व करवा दिया, अब इनको घेर लेंगे, इनसे अब इनको इनको बदनाम करेंगे, इनको कहेंगे कि अदालत की अवमानना कर रहे हैं, अदालत की बात नहीं मान रहे हैं। तो जो अदालत की बात नहीं मान रहे हैं तो वो सारी बात गलत कर रहे होंगे। इस तरह का नैरेटिव फैलाएंगे। अपने बिके हुए कुछ पत्रकार मित्रों के सहारे वो एक कोशिश कर रहे थे कि देश भर में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं के खिलाफ कुछ मुहिम चलाई जाए। मित्रों, ये मुहिम आज की नहीं है, ये हजारों वर्ष पुरानी इस प्रकार की मुहिम होती रहती है। जब भी न्याय के लिए, सत्य के लिए आवाजें उठती हैं तो उनको दबाने की हर कोशिश होती रही है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि सत्य के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर उन हर आवाज का या उन हर कठिनाइयों का हम डटकर मुकाबला करेंगे और पूरी मजबूती से मुकाबला करेंगे। और उस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए हो पा रहा है कि आपका जो सहयोग मिल रहा है, आपका जो भरोसा मिल रहा है, वो हमें बड़ी ताकत दे रहा है। आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं वो हमारे लिए समझिए बजरंगबली का काम कर रहे हैं। वो हमें डिगने नहीं दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि करोड़ों लोग हमारे पीछे खड़े हैं, लाखों करोड़ों लोग हमारे पीछे खड़े हैं। तो दिशा और सुशांत की लड़ाई अकेले की लड़ाई नहीं है, 140 करोड़ लोगों की लड़ाई है। तो हम तो सिर्फ आगे आगे हैं, लेकिन पीछे से जो कवर फायर आप दे रहे हैं ना, तो ये मान के चलिए कि आपका कवर फायर खाली नहीं जाएगा, आपकी दुआएं खाली नहीं जाएंगी, आपका भरोसा खाली नहीं जाएगा। और हम निस्वार्थ भाव से इस केस को लड़ रहे हैं, क्योंकि इस देश में जो बेईमानी का आलम है, भ्रष्टाचार का आलम है, हर तरफ साठ गांठ का आलम है, उसको एक्सपोज करने पे कुछ लोग लगे हुए हैं, अपनी जान को हथेली पे रख के। इसका भी एक मजा है कि चलो देखते हैं, लड़ते हैं, जीतते हैं कि नहीं। तब तक लड़ेंगे, हारेंगे तब भी कोई कशिश नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा कि हमने सत्य के लिए, न्याय के लिए आवाज नहीं उठाई। लेकिन इसमें तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। मित्रों, बात कुछ ऐसी हुई है कि नीलेश ओझा जी को एक नोटिस मिला और उस नोटिस से पूरे पावर गैलरी में हंगामा बरपा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि नीलेश ओझा और अदालत के बीच में कुछ तालमेल हुआ है। और ये तालमेल इसलिए हुआ है क्योंकि आदित्य ठाकरे को नींद ना आए, उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ जाए। वो नोटिस उद्धव ठाकरे को शांति नहीं, बेचैनी दे गया है। कैसे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय नीलेश ओझा जी। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। आपको नोटिस मिली है और हमें बहुत सारे लोगों ने फोन किया है। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहता हूं, अब इसे मुझे आपके भी सामने कहना पड़ेगा। हमें बहुत सारे लोगों ने फोन करके कहा है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है कंटेम्प्ट का, ये दिशा और सुशांत के केस को हाइप देने के लिए हुआ है। अब ये वो मजाक में कह रहे हैं कि सीरियस है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने जो मुझे और कई पत्रकार बंधुओं ने कहा, ये साहब इसलिए दिया गया है कि इस केस को और हाइप मिले और बाजार में चर्चा हो कि जो नीलेश ओझा दिशा और सुशांत की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको 5 लोग मिलकर के, 5 जज जो है मिलकर के देखिए दबा रहे हैं। इसकी चर्चा बाजार में हो, इसकी चर्चा देश में हो, और इसलिए ये कार्रवाई हुई है। अब इसमें सच्चाई क्या है? अलग अलग इंटरप्रिटेशन है साहब, लोगों के मुंह को तो रोक नहीं रखते हैं, 100 मुंह 100 बातें। अब इसमें सच्चाई क्या है ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं लोग? हाँ, देखिए सुनिए, मेरे तरफ से मैं बताता हूँ, ये बार बार होता है। मतलब जब हम ऑर्डर लेते हैं ना अच्छी या फिर कुछ हमारे फेवर का होता है तो लोग बोलते हैं यार सेटिंग हो गया तुम्हारा। मतलब एक पहला किस्सा बताता हूँ और बाद में बताता हूँ कि ये केस में सच क्या है और लोगों का परसेप्शन क्या है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, कंटेम्प्ट का ऑर्डर हो गया, 3 महीने की सजा, कल सरेंडर करना है। जस्टिस ललित मान ही नहीं रहे थे।
मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने रीट लगाया है और हमने सुप्रीम कोर्ट से कॉम्पेंसेशन मांगा है, इसमें पूरा फोर्जरी हुआ है। आपके जो जज है, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस दीपक गुप्ता, इन लोगों ने फोर्जरी किया है। हमारा हमारा विटनेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उनका लेटर और वो रजिस्ट्री का हमने सब बताया। तो वो रुक गए, बोले ठीक है कल मैटर रखते हैं। ये जो थे ये लाइव वगैरह ने छाप दिया, सरेंडर होने का कहां होने का ये डिसाइड करने के लिए कल की हियरिंग, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में हियरिंग चला, हमने केस लॉ दिया, ललित साहब एग्रीड हो गए कि बोले बराबर है, आपका रीट पिटिशन है और जब तक वो डिसाइड नहीं होता आपको केस में जो सजा है कि वो देना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा, और हमारा सेंटेंस स्टे करके प्रशांत भूषण का पिटिशन, हमारा पिटिशन टैग कराया, बाद में उसको एडमिट किया, अटॉर्नी जनरल को नोटिस निकाला। अब तभी फिर ये सब सारी चर्चा, बोले कि क्या क्या मालूम है क्या, बोले वो नीरज सुधा के लिए बोले कल रॉ के हेड ने फोन लगाया, कोई बोले अजीत डोभाल ने फोन लगाया, कोई बोले पीएम ऑफिस से फोन आ गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि बस रोक दो, और रुक गया। अरे हमने कोर्ट में आर्गुमेंट करके ऑर्डर लिया है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ तो ठीक है, चलो ये एक हो गया। दूसरा, अभी ये जो हाईकोर्ट का केस हुआ, इसमें हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जो नोटिस कल सुबह मैंने भेजा व्हाट्सएप पे इसको प्रभाकर को, आवास प्रभात। हाँ तो अभी ये नोटिस जो है ना, एक्चुअली ये बहुत काम का, ये एक्चुअली डिस्चार्ज का नोटिस है। तो अभी ये लोग क्या कह रहे हैं कि आपका और हाईकोर्ट का सेटलमेंट हुआ और इसीलिए ऐसा डिफेक्टिव नोटिस बना के बिना चार्ज मेंशन किए और ऑर्डर में भी ऐसा सब हेक करके आपको हीरो बनाने के लिए किया गया। अरे भाई वैसा नहीं है, वो कोर्ट ने क्या सोच के संज्ञान लिया वो आप लोग जाके कोर्ट को पूछ लीजिए, लेकिन ये नोटिस के लिए और उस ऑर्डर के लिए एक्चुअली मतलब ये हम शुक्रगुजार हैं। किस लिए मैं बताता हूँ, दो चीज। ये बात तो सही है कि इस नोटिस के वजह से और ये 5 जज बेंच के वजह से दिशा सालियान का केस जिनको नहीं मालूम था, जो नहीं डिस्कशन कर रहे थे, वहां पे भी चर्चा हो, और एक नेचुरल सिंपैथी हमारे फेवर में खड़ी होगी। सारे देश से फोन आ रहे, विदेश से फोन आ रहे, सब टाइप का, जैसे आपके थ्रू आए, इधर आए, पर्सनली मिल जाए, सब टाइप का मदद करने के लिए लोग तैयार है। तो वो ये जो हुआ ये नेचुरल है। ये अभी ये हो सकती, कॉन्स्पिरेसी किसकी हो सकती है, नेचर की, ब्रह्मांड की, यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स। ये मेरा मैं क्लियर कर रहा हूं, हमारा ऐसा कोई सेटलमेंट वाला विषय नहीं है, लेकिन ये नोटिस का एक मैं प्लस पॉइंट बताता हूं। ये नोटिस में चार्ज नहीं लिखा है, क्या लिखा है, ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर डेटेड 8 अप्रैल 2025 इज सेपरेटली अटैच हेयर विथ। अभी मैं कहूंगा इसको बाजू में रखिए, सुप्रीम कोर्ट का सहदेव वर्सेस स्टेट का जजमेंट है, दूसरा 2010 का, नेट पे सब लोग जाकर चेक कर सकते हैं। जे.आर. पराशर का 2001 का जजमेंट है। ऐसे और 50 जजमेंट है, मैं ये सिर्फ 2 ही बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के। जे.आर. पराशर वर्सेस एडवोकेट प्रशांत, और लॉ है, बेसिक लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आपकी शो कॉज नोटिस में, ऑर्डर में और शो कॉज नोटिस में स्पेसिफिक चार्ज मेंशन होना चाहिए एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो वो चार्ज ना कोर्ट ने, 5 जजमेंट ने ऑर्डर में मेंशन किया है। ऑर्डर आप 50 पेज की दो या 2 पेज की दो, ऑर्डर इज डिफरेंट थिंग। ऑर्डर में नीचे मेंशन करना पड़ता है, वी इशू नोटिस टू द सो एंड सो पर्सन टू आंसर द फॉलोइंग चार्ज, वो स्पेसिफिक चाहिए, उसमें सेक्शन लिखना चाहिए, यू आर आंसरेबल टू चार्ज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ये मैंडेटरी है,
और इसके ऊपर में 2 लैंड, मतलब ये ऑर्डर कैसी करनी चाहिए, इसका एग्जाम्पल 2 है। एक अर्चित गोयल करके है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट, और एक लेटेस्ट जजमेंट है पेरी कांसागरा का, जिसमें खुद जस्टिस ललित साहब ने हमारा आर्गुमेंट हुआ, हमारे आर्गुमेंट के बाद में एक दूसरा कंटेम्प्ट का उनका केस था, तो उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्री से कहा था, उस समय हम प्रेजेंट थे, उन्होंने कहा कि यस ये जो कह रहे हैं ना बिल्कुल इसी नोटिस मनाना, ऑर्डर में चार्ज लिखूंगा मैं, वो नोटिस में रिप्रोड्यूस करना, ऐसा ऑर्डर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के। आप इसका इफेक्ट क्या होता है अगर ये शोकॉज नोटिस में अगर चार्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सहदेव वर्सेस स्टेट 2010, जिसको बाद में फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया, क्लियर कह दिया पूरी प्रोसीडिंग विशिएट हो गई, ही शुड बी डिस्चार्ज। दूसरा, और कई जजमेंट वो कहते कि जब तुम्हारे नोटिस चार्ज ही नहीं तो जवाब क्या देंगे वो तुम शोकॉज दे रहे हैं कि टू आंसर दिस चार्ज। और बिहार पराशर और दूसरे एक 3 जज और एक जजमेंट है, उसमें कहा है कि तुमने अगर पूरा सारा डॉक्यूमेंट जोड़ दिया ये ऑर्डर वगैरह से, तो वो आदमी को तो लगेगा कि इसका हर हर लाइन, हर पैरा, कॉमा, मात्रा ये सब कंटेंट है। वैसा नहीं है, आपको स्पेसिफिक चार्ज निकाल के देना पड़ेगा। और बॉम्बे हाईकोर्ट रूल्स है, बॉम्बे हाईकोर्ट का जो उन्होंने खुद अपने ऑर्डर में लिखा, और वो खुद ही ठीक है जाने दीजिए जो किया अच्छा ही हुआ, छोड़ो। तो उस ऑर्डर में क्या लिख रहे कि रूल 9 के हिसाब से नोटिस निकालिए, तो रूल 9 में क्या लिखा है, द बॉम्बे हाईकोर्ट कंटेंट रूल्स, द पर्सन चार्ज शुड बी गिवन नोटिस इन फॉर्म 1। तो जिसको चार्ज फ्रेम होता है उसको नोटिस देती है, बिना चार्ज फ्रेम की कोई नोटिस नहीं रहती है। उसके आगे मैंने खुद बॉम्बे हाईकोर्ट फुल बेंच में विश्व भांबुरकर का केस आर्ग्यू किया, उसमें भी वो विषय आया था कि चार्ज फ्रेम होने के बाद में जब व्यक्ति प्रेजेंट होता है कोर्ट में, तब उसकी प्ली रिकॉर्ड की जाती है कि आपको चार्ज मंजूर है या नहीं है। तो यहाँ चार्ज है ही नहीं तो प्ली क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के लॉ के लिए विशेष हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है सर कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोसीजर है, उसका पहला कदम क्या होता है, दूसरा कदम क्या होता है, तीसरा कदम क्या होता है, चौथा कदम क्या होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। ये कॉमन मैन के लिए और कई वकीलों के लिए भी फायदे का है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये देश का दुर्भाग्य है, मैं बताता हूं। कई जजेस को मैं प्रूफ के साथ देता हूं, मतलब कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रिक्चर पास किया, कई जजेस को कंटेम्प्ट का लॉ ही पता नहीं है और नोटिस देते हैं और मैं आपको किससे बताता हूँ, उसमें एक केस में क्या हुआ, एक को जज ने ओवर एक्साइटेडमेंट में आके उठा के सजा दे दिया कि तुम्हारे को ऊपर बोले 20,000 रुपए फाइन। बालकृष्ण गिरी का केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बोले 20,000 रुपए फाइन लगा दिया उसको, उनके ऊपर हो गया। और ऐसे कई जजेस है, किसने 1 लाख लगाया, किसने लगाया, मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। एक बालकृष्ण गिरी का पुराना जजमेंट है और एक नया जजमेंट है अभी का लेटेस्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में सिर्फ 2,000 के फाइन का प्रावधान है, 20,000 कैसा लगाया? तो तुमने लॉ के बाहर काम किया, वो सेट असाइड किया, बोले पैसे वापस करो उसके तो हाईकोर्ट में स्ट्रिक्चर पास किया। तो ये एक हो गया, चलो इसको बाजू में रखते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या है। 2 टाइप के कंटेम्प्ट है, एक है सिविल कंटेम्प्ट और एक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। प्रोसीजर दोनों की सेम है, सजा दोनों की सेम है, लेकिन सिविल कंटेम्प्ट किसको बोलेंगे और क्रिमिनल कंटेम्प्ट किसको बोलेंगे, इसका डेफिनेशन है सेक्शन 2B में सिविल का और सेक्शन 2C में क्रिमिनल का। सिविल क्या है कि कोर्ट ने कोई आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया आशुतोष पाठक जी आप आदित्य ठाकरे के खिलाफ में रोज एक वीडियो बनाओ, जनता को मालूम होने दो और आपने वो आदेश का पालन नहीं किया,
तो ये हो गया सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का के टाइप्स कैसे है कि कोर्ट में प्रेजुडाइज करने के लिए कोर्ट की प्रोसीडिंग को, या तो इन्वेस्टिगेशन को प्रेजुडाइज करने के लिए, या विटनेस को डराने धमकाने के लिए, या तो फिर मतलब इवन एडवोकेट्स को भी थ्रेटन करने के लिए, ऐसे यह है कि जहां पर कोर्ट की प्रोसीडिंग को इंटरफेयर हो रहा है, फेयर ट्रायल को धोखा हो रहा है, यहां तक कि मीडिया ट्रायल को भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना गया। जैसा नीलेश नवलखा के केस में कहा कि मीडिया वाले भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में दोषी रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पुराने भी जजमेंट है। तो दो हो गए, सिविल और क्रिमिनल। अब प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ऐसा है कि नॉर्मली सिविल में क्या होता है, सिविल में कोई परमिशन वगैरह लगती नहीं कि मैं, एक कोर्ट की ऑर्डर है वो नहीं मान रहे तो मैं उससे आहत हूं तो मैं लगा सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मेरे केस में हो, जनरल डायरेक्शन भी अगर है उसका भी उल्लंघन हो रहा है तो कॉमन मैन लग सकता है कंटेम्प्ट। अब दूसरा आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कॉग्निजेंस का प्रोसीजर है। एक है कि कोर्ट का सू मोटो ज्यूरिडिक्शन, और एक है प्राइवेट पार्टी का ज्यूरिडिक्शन। तो प्राइवेट पार्टी को अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट फाइल करना है तो उसमें उसको वो डायरेक्ट नहीं आ सकता कोर्ट में, उसको एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में, या तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में, ये दोनों की परमिशन लेकर पिटीशन फाइल करना पड़ता है। आप अगर पिटीशन परमिशन लेके परमिशन नहीं दिया तो उनको सो मोटो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस कॉग्निजेंस ले सकता है। फिर जब मैटर आता है सपोज बेंच के पास, तो बेंच क्या करता है, बेंच के लिए इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर के री मुलगांवकर में 6 गाइडलाइन दिए है कि भाई आपको जजेस को ओवर सेंसिटिव नहीं रहना है, आपको आप हो को आप जनता की सेवा के लिए बैठे हो, आप बोले योगा वगैरह करो और हाइपर सेंसिटिविटी को आपको कम करो, या सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के डायरेक्शन है जजेस को। और तो वो 6 गाइडलाइन दिया, और उन्होंने कहा कि हमारी शोल्डर शुड बी ब्रॉड इनफ कि हाँ ठीक है क्रिटिसिज्म चलता है। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा डॉग में बार कारवा में पास, मतलब हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। तो ऐसा वर्ड लिखकर कोर्ट ने बोला कि तुम यार हर छोटी छोटी चीज पे अगर कंटेम्प्ट लेना चालू करेंगे तो तुम्हारे को काम ही नहीं कर पाओगे। तुम ओवर सेंसिटिव मत बनो, और अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हो तो ये इंस्टीट्यूशन के लिए आपके लिए अच्छा है एक। और लेकिन एक आधा ऐसा है कि जो मान ही नहीं रहा है, जैसा संजय राउत जैसा, वो बोल रहा है कि मैं नहीं मानता कोर्ट को, ये कोर्ट बोले टॉयलेट है, पैसे दिए बगैर कुछ काम होता नहीं यहाँ पर, ये बोले जूते के नीचे है सत्ताधारी पार्टी के, सरकार के। फिर और क्या बोला, ये तुम्हारा तराजू जो है कोर्ट का बोले भंगार में से लाया है। तो ऐसे जो संजय राउत उद्धव ठाकरे जैसा ग्रुप है जो खुद को ला के समझ रहा है और मान ही नहीं रहा है, तो बोले वहां पर उस बड़े लोगों को यह दिखाने के लिए कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, उसके इसमें एक्शन लेना जरूरी है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। और उसमें भी सो मोटो में भी उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, कोर्ट डायरेक्ट ले ही मतलब लेना ही नहीं चाहिए इसने, कोर्ट ने सरकारी वकील एडवोकेट जनरल उनको बोलना चाहिए आप प्रोसीडिंग इनिशिएट करो। एक आधे केस में जब मिनिस्टर है, जब सरकारी वकील इलेक्टेड है नहीं ले रहे, तब कोर्ट ले सकता है एज ए लास्ट रिसोर्ट। तो ये लॉ लेट डाउन, मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन कई जजेस को ये लॉ का या तो नॉलेज नहीं है, या तो एप्रिसिएशन नहीं है, या तो कभी जानबूझ के करते हैं, या तो कभी इग्नोरेंस में करते हैं। लेकिन सारे कंडीशन में ये आता है लीगल मैलिस में। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया
सायमा में है, और वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जजमेंट है, जयललिता का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया लीगल नॉलेज का कि जजेस को ये डिफेंस नहीं है कि ये लॉ मुझे पता नहीं था, ही इज बाउंड टू नो द लॉ। तो जो सामने वाले का जिसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ उसमें इस पर कार्रवाई हो सकती है। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, मतलब सिर्फ नोटिस दे दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। नोटिस देने के बाद में पर्सन आता है, तो पहली स्टेज है डिस्चार्ज, वो एप्लीकेशन लगेगा डिस्चार्ज के लिए या वगैरह जो को लगाने का है, जैसा वो मैथ्यू नेदुम्परा वगैरह 3-4 केसेस है, तो उसमें कोर्ट या तो डिस्चार्ज अलाउड करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। वो डिस्चार्ज रिजेक्ट किया तो वो भी अपीलेबल ऑर्डर है, वो अपील में जाएगा, जो भी करना है उसको वो करेगा, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये हो गया। दूसरा, जब डिस्चार्ज का उसका विषय नहीं, ठीक है अभी केस आगे बढ़ना है, तब कोर्ट उसका प्ली रिकॉर्ड करेगा, मतलब चार्ज तो ऑलरेडी फेम हो चुका है, तो बाद में प्ली रिकॉर्ड करेगा, तुमको मंजूर है। बाद में ट्रायल चलेगा, इसमें लिखा है कि उसको पूरा अपॉर्चुनिटी देना है एविडेंस को, विटनेसेस को एग्जामिन करने का। और इसमें सबसे खास बात, इसमें हम जज को भी विटनेस बॉक्स में बुला सकते हैं। सेंटी जॉर्ज के 2020 का जजमेंट है अभी का केरला हाईकोर्ट का, जिस जज के ऊपर आरोप लगे थे, जिस जज के कहने पे कंटेम्प्ट हुआ था, इसने बोला है मैं प्रूव करता हूँ ये जज कैसा करप्ट है, गलत है, जो भी है। तो उसने दिया विटनेस बुलाओ करके, तो फिर अपोजिट करने लगा सरकारी वकील वगैरह। इसने कहा अपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में जज को विटनेस नहीं बुला सकते, कहा प्रोविजन है, उसको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है वो। और मेरे केस में जब वो है तो मुझे मेरा डिफेंस प्रूव करने के लिए उसको तो बुलाना ही पड़ेगा। तो वो जज का समझ डाला कोर्ट ने। तो यहाँ पर अपने केस में भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जस्टिस आलोक आराधी जी ने ये लिया है, कॉग्निजेंस लिया है, और उनके पास एक पेन ड्राइव किसने ला कर दिया, और वो आधी अधूरी ऑर्डर, आधी अधूरी ऑर्डर मतलब ये दिया है उसका वर्जन, कि नीलेश ओझा ने पहले कोर्ट में बोलना चाहिए था, और उसके पहले उन्होंने बाहर बोला। उस दिन कोर्ट में हमारा 2 बार अपीयरेंस हुआ है, तो उस कोर्ट का सीसीटीवी भी प्रिजर्व करने का हमारा आरसी अभी जा रहा है कल, कि जो ऑर्डर में लिखा है ना जस्टिस दे रहे हैं वो वैसा नहीं है, और सबमिशन दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है नीलेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है, अब मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो बड़ी विनम्रता से ये सवाल उठाने का मेरा अधिकार है, और मैं जो कुछ भी सवाल यहां पर रख रहा हूं ये सिर्फ दर्शकों की भावना है। 140 करोड़ लोगों के मन में क्या चल रहा है उसकी भावना है। जो दर्शक हमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसकी भावना मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि जजेस के कॉम्पिटेंस पर यह सवाल उठ रहा है। सवाल है कि शब्द तो इस तरह से होना चाहिए कि आपको जो नोटिस भेजा जा रहा है क्या ये कंटेम्प्ट हो सकता है, क्या ये कंटेम्प्ट के श्रेणी में आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ क्यों नहीं शुरू की जाए। नहीं सुरेश, वो देख उसमें थोड़ा मैं आपको करेक्ट करूंगा, ये भी शो कॉज है, उसमें ऐसा ही लिखा जाता है, ये कॉमन प्रोसीजर है, फॉर्मल, उसमें गलत कुछ नहीं है। अरे ये नोटिस आने के बाद में वो डिस्चार्ज भी हुई है ना। नहीं नोटिस, अरे नोटिस में लिखा क्या है, नोटिस में तो आपने खुद कहा कि भाई चार्ज ही नहीं फ्रेम है। हाँ यस वो सुनिए, मैं वही तो कह रहा हूं, जब नोटिस में चार्ज ही नहीं है तो नोटिस ही तो आएगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, वो पेपर बोगस है। हाँ नोटिस गलत है, मतलब नोटिस गलत है, मतलब वो लीगली वैलिड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हम उसमें वो प्रोसीडिंग विसेट हो गई, वो अलग विषय। लेकिन जो आपके पास वो रिटन डॉक्यूमेंट आ गया है जिसको आप नोटिस कह रहे हैं, जब आप अपियर होंगे कोर्ट में और ये दलील देंगे कि भाई आपने नोटिस भेजा है, मैंने तो भेजा नहीं, इस नोटिस में हमारे खिलाफ चार्ज क्या है ये मेंशन भी नहीं है, फिर वो कहेंगे कि अच्छा मेंशन नहीं है, मिस्टेक हो गया, मैं दूसरा नोटिस भेज रहा हूं। नहीं जमेगा, नहीं परमिसिबल नहीं है, प्रोसीडिंग विसेट हो गई है ना। नहीं
एक ही और बात, अगर वो दूसरा नोटिस भेजते हैं, इसको अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इसमें चार्ज नहीं है, इसका मतलब मैलिफाइड इंटेंशन क्लियर हो जाएगा, प्रूवन हो जाएगा ना। सुनिए, ये क्रिमिनल केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज फैटल टू द प्रोसिक्यूशन। तो एक बार का तुम्हारा प्रोसीडिंग विशिट हो गया, तो आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है, 300 ऑफ द सीआरपीसी है और आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक केस के लिए मेरे पर 2 बार केस नहीं चला जा सकता। तो पहला केस तो ये हो गया ना, और चलाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो छोड़ तो दीजिए। इसका मतलब ये है नीलेश जी कि मेरा जो चार्ज था वही प्रूव हो रहा है। नहीं, सुनिए मेरा चार्ज था कि आपके और अदालत के बीच में जो लोगों के भी की भावना है, आपके और अदालत के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब ये या तो ईमानदारी से आप बोल दीजिए, आप नहीं, ऐसा बोल दीजिए ये बात। नहीं, क्योंकि आप कल के बाद से चारों तरफ ये चर्चा हो रही है कि दिशा के वकील को दबाने की कोशिश हो रही है। मीडिया जो रिपोर्ट लिख रही है, देखिए मीडिया की रिपोर्ट पर, मीडिया जो रिपोर्ट लिख रही है कि दिशा सालियान के वकील को नोटिस और कंटेम्प्ट और ये, लेकिन पब्लिक कह रही है कि नीलेश ओझा को दबाने की कोशिश हो रही है, और पब्लिक में ये खबर आग के तरफ फैली। और इसका अगर आपको टेस्ट लेना है तो आप हमारे शोज पे दर्शकों के रिएक्शन को देख लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा रिएक्शन। पढ़ा है मैंने, और हाँ। उसमें एक ने कमेंट भी लिखा कि 5 जजों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस केस को घर घर पहुंचा दिया, इसको हाइप दे दिया। यस, यही तो मैं कह रहा हूं। तो क्या ये आपकी कोई बातचीत हो रही है जज महोदय से, सभी 5 जजों से, कि भाई आप हमको नोटिस भेजिए, फिर ये मीडिया में जाएगी, फिर ये कहानी बनेगी और फिर ये होगा? ऐसा तो नहीं है। नहीं, लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। नहीं बाबा, ये कुछ भी। उस दिन तो एक ने कहा ठाकरे की नींद उड़ गई है, तो कह रहे हैं आपको मालूम नहीं है, इस केस में किसी भी सूरत में ठाकरे बचने वाले नहीं है। ये उनको जो है कह रहे हैं कि स्लो ये दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए वो जब इसमें कई थियरीज चलेंगी, जो भी होगा, लेकिन अभी आपको लास्ट टाइम पता है वो अपने पर ये लगा देंगे हम रॉ के एजेंट है, हमारा एलन मस्क से हमको स्पॉन्सरशिप है, ट्रम्प हमको हेल्प कर रहा है। तो आज वो सिर्फ हमारा दोस्त उनके मिनिस्ट्री में है, अमेरिकन गवर्नमेंट में तो बोले हमको ट्रम्प स्पॉन्सरशिप कर रहा है। तो अच्छा, ये भी अगर आरोप लगाता है, देखिए ये भी अगर वो आरोप लगाते हैं तो वो कोरोबरेट भी कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे आपके भी मित्र और हमारे भी मित्र ट्रम्प की सरकार में एडवाइजर है। तो ये इसमें भी कोई शक नहीं है अगर वो आरोप लगाते हैं तो। तो एक बात तो तय है ना, अगर उनको लग रहा है कि वो बड़े बलशाली हैं तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस बार जो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जिन्होंने ध्वज को थामा है वो कमजोर नहीं है। नहीं, ये बात तो मुझे ना, आपको पता है क्या, जितने लोग ये देख रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। जैसा ये न्यूज आया कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हुआ है, जो कई एडवोकेट मतलब अपने वेल विशर तो आएंगे, जो कभी बात नहीं करते थे उनके भी फोन आए, जो मिल रहा होता है कि बोले हम आपके साथ है, आप एक लड़की के लिए और एक गरीब पिता के लिए और ये धनशक्ति पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो। एक तो हमारे ऐसे लॉयर है, वो खुद बिलियनर है, वो बोला देखिए पैसा एक डिफरेंट थिंग है, मैं भी खुद ये हूं, लेकिन ये लड़की का जो विषय आ गया, बोले यार नहीं, हम आपके साथ है तन मन धन से। तो ये जो है ना, मतलब सारे तबके से फोन आए, महिला संगठन से लेके पॉलिटिकल लीडर से लेके, लड़की भी क्या, एकमात्र संतान माँ बाप का, एकमात्र कमाने वाला। और केस क्या गैंगरेप करेंगे, मर्डर करेंगे, ऊपर से पिता को बदनाम करेंगे और मल्टीपल मर्डर को जो विटनेस गायब हो जा रहे, ये हो जा रहा, और खुद का ड्रग्स का बिजनेस करेंगे और ऊपर आके बोलेंगे कि राजकीय हेतु से प्रेरित हम पर आरोप लगा रहे, वो लड़की के पिता के इसमें दबाव में। वो असल में मुंबई में है ना, मुंबई में है, तो उनको लगता है कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख देते हैं कि पॉलिटिकल रीजन से हमारे खिलाफ हो रहा है, बीजेपी हमारे से खिलाफ करवा रही है, तो कांग्रेस करवा रही है, तो शरद पवार की पार्टी करवा रही है।
अरे भाई कौन करवा रही है, नहीं करवा रही, वो नहीं है, कर क्या रहे हो ये बताओ ना। आप ही तो हमेशा बोलते हैं हु इज तो ये राइट नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज राइट दैट इज इम्पोर्टेंट। यस यस, डोंट सी तो हु इज तुम्हारी जो राइट। तो कुल मिलाकर के नीलेश जी बात ये हुई कि आपको जो कंटेम्प्ट का नोटिस आया है उसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, और पहले ही हियरिंग में ये कोर्ट में खत्म हो जाएगा, और शायद अदालत आपकी दलील को मान भी लेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस जस्टिस के खिलाफ आपने रिटन में कंप्लेन किया हुआ है वो भी अब संज्ञान में आएगा। हाँ, लेना पड़ेगा कोर्ट को। इसी हाँ। चीफ जस्टिस को जब जब चीफ जस्टिस आलोक आराधे जी है, तो आलोक आराधे जी खुद डिसीजन मेकर है। तो जब हमारे केस, मेरा पूरा इंटरव्यू आपने देखा है चीफ जस्टिस साहब ने, तो उसमें ये भी लिखा है ना, ये भी बोला है ना हमने कि पहले के चीफ जस्टिस ने बोला कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ की जो केस है वो केस का सीरियसनेस देखते हुए मैं लार्जर फुल बेंच कंस्टिट्यूट करूंगा। लेकिन आप बाद में क्या नहीं, 1.5 साल से 2 साल से, तो आप आलोक आराधे जी, फिर ये आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है कि उसमें भी कॉग्निजेंस इसी 5 जज के पास लगे वो पिटीशन को। तो ये तो अभी उनको मैंडेटरी है, ये तो नहीं चलने वाला आधा पार्ट देखेंगे आधा पार्ट नहीं। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। किस कंटेस्ट में ये स्टेटमेंट कहा गया वो देखना कोर्ट को बाइंडिंग है। दूसरी चीज देखिए, आलोक आराधे जी को जिसने किसने इंफॉर्मेशन दिया है उसका अरेस्ट वारंट निकालने के लिए हमारा आरजी बन चुका है। ये फाइल हो रहा है, अभी 4 दिन छुट्टी है, 15 तारीख को बोर्ड पे हम फाइल कर रहे हैं। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो ऑर्डर में क्या लिखा है पता है? कि जो बाहर बोला था कि इनकी सिस्टर एनसीपी शरद पवार गठ की लीडर है, और जो इनके खिलाफ में केसेस है, ये चीजें आपने उसी जज को बोलना चाहिए था, और उसके बाद में फिर ठीक है जो पब्लिकेशन होता ये उनका कहना है। अभी देखिए, जज साहब ने तो सिर्फ मेरा इंटरव्यू देखा है मेरी भाषा में। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के कोर्ट में उस दिन क्या हुआ, और इसके तो ये तो उनको किसी थर्ड पार्टी ने ला करके ना ऑर्डर निकाल कर दिया, पेन ड्राइव किसी और ने ला कर दिया। उसके बाद में जो व्यक्ति ने दिया उसने 11 जुलाई 2024 का इसी जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास का ध्रुव राठी के केस में हमने एफिडेविट पे सेम जो बोला है वही एप्लीकेशन दिया था कि मैडम आपके खिलाफ हमारे 3 क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चालू है, आपकी बहन शरद पवार गठ की लीडर है, और इस केस में आरोपी जो है वो है उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, ये और आपके बहन का उनका पॉलिटिकल अलायंस है, तो आप सुन नहीं सकते। और उसकी न्यूज भी पब्लिश हुई थी जुलाई 2024 में। तो आपको जो ऑलरेडी हो चुका है पब्लिश वो, तो तब के चीफ जस्टिस को नहीं लगा ये कंटेम्प्ट है। तो सेम एलिगेशन उस वक्त कंटेम्प्ट नहीं लगा, तो इसका मतलब पिक एंड चूज है, पिक एंड चूज है। नहीं, उसके आगे है, सुनिए, 2 चीज है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उस समय अगर आपको कंटेम्प्ट नहीं लगा तो उसी पॉइंट पे आप दूसरी बार कार्रवाई नहीं कर सकते। एक आगे की चीज अब इससे क्या साबित होता है, जो कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि नीलेश ओझा ने पहले उसी जज के पास कोर्ट में बोलना चाहिए था, और बाद में बाहर बोले तो ऑलरेडी कोर्ट में बोल चुका हूं, एफिडेविट पे है, न्यूज आ चुका है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो लिखा है वो झूठा साबित हो गया। तो हम इसका मतलब हाईकोर्ट के जज ने जिन्होंने ऑर्डर लिखवाया उन्होंने इसका कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई चीज मालूम करने की कोशिश नहीं किया कि भाई एलिगेशन क्या है, क्या कहा जा रहा है, इसकी पहले भी कुछ कहा है या नहीं है। आनंद फानन में उठाया, नहीं ऑर्डर हमने पास कर दिया, जाइए जी साहब। आगे का जोक सुनिए, क्या है, हम डायरेक्ट अभी जजेस को नहीं बोल रहे हैं,
मैं क्लियर बताऊं, मैं उस बताऊं कि चीफ जस्टिस जी को थोड़ा सा बाजू में रखिए। 7 के 4 जजेस है, अपराइट जजेस में माने जाते हैं, और हमने देखिए अच्छे जजेस है करके ये देश का सिस्टम जिंदा है, ये मान के चलिए। इंस्टीट्यूशन को हमको डैमेज नहीं करना है, और अच्छे जजेस की थोड़ी बहुत गलतियां भी माफ की जाती है, क्योंकि वो कोई इंसान है यार। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि द जज हु डजंट कमिट मिस्टेक इज एट टू बॉर्न। जो जज गलती नहीं करता वो ये अब दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तो देखिए कैसा है कि उनमें से कुछ जज की कुछ गलतियां है पहले की, थोड़ी बहुत ये लॉ में ऐसा लिख दिया, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारी नजर में ये बाकी मेजॉरिटी लोगों के साथ में ये लोग जस्टिस करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। सुनिए, लेकिन हमारा आरोप किस पे है? अभी इस बेंच को 2 ही लोग इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, मतलब चीफ जस्टिस को। बेंच तो क्या है बेचारे, बेंच के पास में तो चीफ जस्टिस जो फाइल देगा सुमो टू कॉग्निजेंस लेके वो बेंच पढ़ रहा है ना। तो चीफ जस्टिस के पास में जिसने वो पूरी फाइल बना के दिया, पेन ड्राइव दिया, तो उसने नेट पे ये सर्च नहीं किया कि रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ में सेम आरोप जुलाई 2024 में लग चुके हैं, उसकी न्यूज आ चुकी है, एफिडेविट भी दिया जा चुका है। तुम जा रहे हो कल की ऑर्डर निकाल के ला रहे हो 2 अप्रैल की, वो वाली ऑर्डर क्यों छुपाया तुमने? और इसका जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी है, वो क्या बोलता है? नथिंग कैन बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड कॉशन। तो तुमको तो ये डिफेंस ही नहीं है, गलती से हो गया, तुम किसी आदमी पे चार्ज लगा रहे हो, और वो चार्ज में आधा डिस्टॉर्टेड पार्ट लिख रहे हो। तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन जिसने दिया, हमारा एप्लीकेशन रहेगा कि इसने कोर्ट के साथ में धोखा किया और हमारे खिलाफ में गलत नोटिस निकालने के लिए, प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए प्रोवोक किया। उसके खिलाफ में आईपीसी 192, 193, 211, 120B, 34 आदि केस में प्रोसिक्यूशन, और सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट 1971 अब कंटेम्प्ट लगेगा। अभी इस केस में हमारे विटनेस रहेंगे माननीय चीफ जस्टिस आलोक आराधे जी। अब वो नोटिस के नीचे की लाइन एक बार पढ़ लीजिए, नोटिस है ना, उसके नीचे की लास्ट लाइन पढ़िए, 2 ये पढ़िए आप। विटनेस विटनेस श्री आलोक आराधे चीफ जस्टिस एट बॉम्बे अफोर्सेड दिस 8 अप्रैल 2021। ये तो नॉर्मल लिखते हैं नोटिस में, लेकिन हमारे केस में अभी एक्चुअल में ये विटनेस हो चुके हैं। मतलब चीफ जस्टिस हिमसेल्फ इज विटनेस। ये हाईकोर्ट की नोटिस में पढ़िए ना। नहीं, हमारे केस में तो वैसा भी चीफ विटनेस है वो, ये नॉर्मल इनका प्रोसीजर होता है। तो अभी हम वो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बात, और एक इस पे कई जजमेंट्स है, अपने यहाँ के भी जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का भी जजमेंट है, कि जो जज जो है जिसको अभी उनके पास में इंफॉर्मेशन है और उसने उस पे से कॉग्निजेंस लिया है अपने चेंबर में, तो नाउ ही विटनेस, नाउ ही कैन नॉट बी द जज। ठीक है, तो अभी इस कार्यक्रम में अभी थोड़ा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। मुझे मालूम है कि इस नोटिस का कोई बहुत महत्व नहीं है, और महत्व है, लेकिन लीगली आज के डेट में लीगली महत्व तो है भाई, जज साहब की तरफ से आया है तो महत्व तो बहुत है, लेकिन उसका वो आप जवाब देने में काफी सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।